ब्लड टेस्ट के साथ साथ यहाँ पे मुझे दिया गया है एनेस्थीसिया टेस्ट। दोस्तों, किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है और वो फैक्टर सीधा हमारे सर पे होता है और उस फैक्टर को लोग हेयर्स के नाम से जानते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, चाहे आप शोबिज़ में हो चाहे आम जिंदगी में, बालों की भूमिका बड़ी अहम होती है। ये बाल ही हैं जो एक 65 साल के इंसान को भी 35 साल का इंसान दिखा सकते हैं और एक 35 साल के बंदे को भी थोड़ा सा बुढ़ा दिखा सकते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं फैक्टर दिमाग में ज़रूर मौजूद होता है। तो बालों की ग्रोथ के लिए और बालों की हेल्थ के लिए बहुत जगह हम जाना प्रेफर करते हैं। कई बार हम दादी नानी के नुस्खे लगाते हैं और कितने भी नुस्खे, कई बार वो नुस्खे फेल हो जाते हैं। कई बार इसकी वजह हमारे जेनेटिक्स हो जाते हैं। तो कई मर्तबा होता है ना कि कुछ बीमारियां या कुछ ऐसे ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ बीती हों जिसकी वजह से शायद हेयर की जो हेल्थ है वो उतनी अच्छी रह नहीं पाती। तो क्या करें, बहुत सारे इलाज ढूंढने के बाद फाइनली जब हम डिसीजन लेते हैं तो हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है जिसे लोग हेयर ट्रांसप्लांट के नाम से जानते हैं। लेकिन जब बात हेयर ट्रांसप्लांट की जाए तो हम बार बार सोचते हैं क्या किया जाए, कैसे किया जाए। बहुत सारे मिथ होते हैं, मिथ्स को कैसे क्लियर किया जाए। तो आज उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे इस प्यारे सी वीडियो में आप सभी को। और इतनी सारी रिसर्च के बाद कहीं तो ऐसी जगह जाना होगा जहां दिल का ठहराव होना ज़रूरी है। तो आते चलते हैं। सो गाइस, हेयर्स के सोल्यूशन के लिए हमने भी एक ही जगह प्रीफर किया। बहुत सारे अच्छे रिव्यूज और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं स्किन विन हेयर सॉल्यूशंस। तो सोल्यूशन के लिए मैं आप सभी को बता दूं, सोल्यूशन हमें चाहिए, मिथ्स भी क्लियर करने हैं। ट्रांसप्लांट कितना इजी कितना मुश्किल रहने वाला है, सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। हेलो मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड मैं चाहता हूं कि आज मेरे बाल भी गुड मॉर्निंग है ना, मतलब स्किन विन पे हम लोग हैं तो मैंने यही सुना है कि हेयर सोल्यूशन सभी तरह के यहाँ मिल जाते हैं। सो मैम, स्किन विन हेयर सोल्यूशंस की बात जब हम करते हैं तो किस तरह से सोल्यूशन दिया जाता है प्लीज? सर देखिए, हमारे पास कई तरह की क्वारीज आती है। हमारे जो डॉक्टर है कृतिका वालिया, वो आपको ब्रीफ में समझा पाएंगे। तो गाइज, डॉक्टर कृतिका वालिया जो कि यहाँ एक्सपर्ट है, थैंक यू सो मच। तो सीधा उनकी तरफ ही रुख कर लिया जाए। तो आइए आपको लिए चलते हैं डॉक्टर कृतिका वालिया की तरफ। लेकिन मैं आपको बता दूं, हेयर सोल्यूशन जो आज होने वाला है ना, वो मेरा नहीं होने वाला। तो आपसे जिनका होने वाला है, आगे की बातें आपसे वही करने वाले हैं। ये एक बार फिर से स्वागत है देसी बॉय के व्लॉग्स की इस वीडियो में आप सभी का। तो चलिए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर साहिबा से, और उनका नाम है कृतिका वालिया जो कि एक एक्सपर्ट है। तो लेके चलते हैं आपको उनकी तरफ। Hi everyone, this is Dr. Ritika Walia. I am an aesthetic physician and I treat all the skin and hair problems which are stopping you looking best at your age, be it pigmentation, dark spot, acne, hair fall, wrinkles. For everything we have a solution and everything is customized according to the need of the client, keeping the client as a priority according to their needs and according to the budget they are planning. मैम, हमने सुना है कि there are two techniques of hair transplantation, Yes. like FUT and FUE. Yes. So which one is preferred? Like what is the best technique that we should go ahead with? FUT was generally used earlier. उसमें scar tissue buildup हो जाता है. Now generally we do not do FUT, we do FUE, which is follicular unit extraction, जिसमें single hair units extract करके उन्हें implant किया जाता है. इसमें स्कार आपके डोनर एरिया में बिल्कुल भी नहीं बनता है और आपका कंप्लीट डोनर एरिया नेचुरली हील होता है। एंड जो इम्प्लांटेड जगह है वहाँ पर भी आपके हेयर कम्प्लीटली नेचुरल आते हैं। कम्प्लीटली उनका जो डायरेक्शन होता है वो भी वैसा है जैसे आपके नॉर्मल हेयर का होता है। ट्रांसप्लांट ठीक से किया जाए, अगर स्किल यूज ठीक से करी जा रही है, अगर हम प्री ऑपरेटिव आपके टेस्ट अच्छे से कर रहे हैं, पेशेंट फिट है कम्प्लीटली सर्जरी के लिए और आफ्टर केयर भी अच्छे से कर रहा है, तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। मेडिकली अगर पेशेंट फिट है एंड वी आर फॉलोइंग ऑल द प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द सर्जरी, तो इट इज़ कम्प्लीटली रिस्क फ्री। हमारे यहाँ पे वी कम्प्लीटली स्टेरलाइज द OT, वी हैव ICU सेटअप जिसमें अगर क्लाइंट को कोई भी इशू होता है तो वी कैन हैंडल इट। एंड वी ऑल्सो डू प्री ऑप टेस्ट जिसमें आपके ब्लड टेस्ट होते हैं एंड जो भी हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उनका भी एलर्जी टेस्ट होता है, so that आपको OT टेबल पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड इफ दिस इज डन
like this, the procedure is followed, then it is completely risk free. Transplantation में मेरी टीम around 7+ years से कर रहे हैं. स्किन विद में आपको स्पेशली ये चीज मिलेगा, the prices are affordable because we want to reach people, every kind of people. ऐसा नहीं है यहाँ पे ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम ओवर प्राइस कर रहे हैं चीजों को. जितना जरूरी है उतना ही चार्ज किया जा रहा है आपको, बिकॉज क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट पे यहाँ पे स्ट्रेस करते हैं. डॉक्टर्स प्रेजेंस इंपॉर्टेंट होती है हर सर्जरी में या माइक्रो सर्जरी में या फिर डॉक्टर लेड प्रोसीजर्स में. सो उसका हम स्पेशली ध्यान रखते हैं. एंड दैट्स व्हाई यू विल नॉट गेट प्राइसेस ओवर द रूफ, बट अफोर्डेबल एंड वैलिड प्राइसेस हियर. क्योंकि हमारे व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो जानना चाहते हैं, और आई थिंक ये क्वेश्चंस कवर होना चाहिए बिफोर वी गो अहेड फॉर द ट्रांसप्लांटेशन. बिल्कुल. सो पीपल आर कंफ्यूज्ड कि ऑन व्हाट स्टेज दे शुड गो अहेड फॉर द ट्रांसप्लांटेशन. कई लोग वेट करते हैं कि शैल वी वेट फॉर द बाल्डनेस, या फिर थिनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है. कई लोगों को होता है कि यार अभी थोड़ा और झड़ने देते हैं, क्या पता ये एक नॉर्मल प्रोसीजर हो वापस, कुछ भी मतलब दे ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स अदर देन द ट्रांसप्लांटेशन, दे डिड नॉट गेट रिजल्ट, देन दे गो अहेड फॉर द ट्रांसप्लांटेशन. सो कैन यू प्लीज टेल अस व्हाट इज द करेक्ट स्टेज टू गो अहेड फॉर द ट्रीटमेंट? सो व्हाट आर द मिथ्स एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट दे शुड नो? यस, सी ट्रांसप्लांट हमें उस स्टेज पर करना होता है जब आपकी हेयर फॉलिकल्स यानी हेयर रूट्स फिनिश हो गई हैं. ओके. अगर आपकी स्किन नजर आने लगी है, वहाँ पे एक भी फॉलिकल नहीं है, उस केस में आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड ट्रांसप्लांट, क्योंकि उसमें हमें नए फॉलिकल्स आपकी खुद की डोनर एरिया से लगाने होते हैं. इन रेस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पे डेंसिटी थोड़ी कम हो गई है या फिर आपका हेयर फॉल हल्की सी थिनिंग है, उस केस में ट्रीटमेंट जैसे आपने बताया PRP और उसका एडवांस ट्रीटमेंट भी होता है GFC, वो बहुत अच्छे से वर्क करता है. बट अगर आपके फॉलिकल्स कंप्लीटली डैमेज हो चुके हैं ही नहीं, उस केस में वी गो फॉर ट्रांसप्लांट. एंड ट्रांसप्लांट के बाद भी वी डेफिनेटली डू PRP टू एनहांस द रिजल्ट्स ऑफ ट्रांसप्लांट, सो दैट जो फॉलिकल्स हमने इम्प्लांट किए हैं वो कंप्लीटली फुल पोटेंशियल पे ग्रो करें एंड यू गेट गुड डेंसिटी. मैं जानना चाहूंगा कि मेरे बाल जो है अभी किस स्टेज पे है, डू आई नीड द ट्रांसप्लांटेशन, और ये दवाइयों से मेडिकेशन से ठीक हो सकता है या PRP से नॉर्मल हो सकता है? एग्जैक्ट कंडीशन क्या है और क्या ट्रीटमेंट एग्जैक्ट मुझे मिलना चाहिए? आप आइए, मैं आपको एग्जामिन करती हूँ. पर सर चुका है. सो आई विल बी पुलिंग योर हेयर, सो दिस इज कॉल्ड पुल टेस्ट. ओके. और टर्न अराउंड. जैसे मैंने एग्जामिन किया, आपकी काफी बैल्ड पैचेस हो गए हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी जगह है जैसे यहाँ पे फ्रंट में और बीच में जहाँ पे आपके फॉलिकल्स यानी हेयर रूट्स डैमेज हो चुके हैं. मतलब वो है नहीं. तो उस केस में हमें आपके लिए ट्रांसप्लांट बेस्ट सोल्यूशन नजर आता है. बिकॉज अगर हम मेडिसिन लेंगे तो उसमें जो अगर ओरिजिनल आपके रूट्स होते तो उस केस में वो फायदा कर सकता था, बट जब रूट कंप्लीटली डैमेज हो चुके हैं तो उस केस में वी हैव टू डू अ ट्रांसप्लांट. ओके. तो आपका डोनर एरिया जहाँ से हम यहाँ से आपके फॉलिकल्स लेंगे काफी अच्छा है. सो यहाँ से हम अच्छे से फॉलिकल्स निकाल सकते हैं एंड वी कैन जहाँ पर आपके कम हेयर हैं वहाँ पे वी कैन प्लांट देम और कम्प्लीटली नेचुरल लुक आएगा. इट्स जस्ट लाइक जैसे आप कोई पेड़ लगाते हैं, बीज डालते हैं, सिंपल वही प्रोसीजर होता है जिसमें आप फॉलिकल्स निकालते हैं और उनको इम्प्लांट करते हैं यानी डाल देते हैं अंदर, और वो नेचुरली जैसे आपकी हेयर ग्रो करते हैं वैसे ग्रो करेंगे. तो आपको जो एम्प्टीनेस नजर आ रही है वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएगी आपकी. तो मैम मतलब हम खुद अपने आप से डिसाइड नहीं करते, अगर हमें ये पता करना है कि हमारा ट्रांसप्लांटेशन रिक्वायर्ड है नहीं, तो हमें एक बार कंसल्टेशन के लिए जरूर आना चाहिए ताकि हमें एग्जैक्ट सिचुएशन पता चल सके और टाइमली उसका ट्रीटमेंट हो सके. बिल्कुल. कि अगर मैं ट्रांसप्लांट के लिए जाता हूँ तो क्या क्या चीजें, मतलब आप मुझे बताएंगी उससे पहले क्या क्या चीजें होने वाली है, कौन सा टेस्ट होगा, क्या होगा, थोड़ा सा डर कम हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए कि ट्रांसप्लांट करा लें. देखिए, ट्रांसप्लांट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपकी सेफ्टी है. ताकि आप कंप्लीटली सेफ रहें, इसलिए सबसे पहले हम आपके ब्लड टेस्ट करते हैं. जो सारे पैरामीटर्स सर्जरी के लिए इम्पोर्टेंट है वो चेक किए जाते हैं. अगर आपके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं तो ही हम आपको ट्रांसप्लांट के लिए एनरोल करते हैं. तो यहाँ पर आप सेफ हो जाते हो. इसके बाद जो भी मेडिसिन हम यूज करेंगे ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांट, उनका पहले ही आपके ऊपर टेस्ट किया जाता है सो दैट हमें पता लग जाए कि आप उसके लिए सेंसिटिव तो नहीं है, कहीं आपको किसी ड्रग से कोई इश्यू तो नहीं है. वो भी पहले ट्रांसप्लांट से हम क्लियर कर लेते हैं. तो फिर इससे क्या होता है कि जब हम ऑपरेशन टेबल पर आप जाएंगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. उसके अलावा डॉक्टर की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, तो मैं और टीम मिलके ट्रांसप्लांट करते हैं. अगर कोई इशू हो भी जाता है तो वी आर कम्प्लीटली इक्विप्ड टू हैंडल इट. ICU का सेटअप है हमारे पास और इमरजेंसी ड्रग्स आर देयर. अगर कुछ होता है
तो फिर वी कैन हैंडल इट। बाकी आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अगर आपके टेस्ट नॉर्मल है तो कोई इशू हुआ हो ओटी टेबल पर। मैम पोस्ट ट्रांसप्लांट कोई मतलब साइड इफेक्ट्स तो नहीं है इसके, मतलब कुछ भी इशू तो नहीं होगा बाद में? नहीं, देखिए इश्यूज के अगर केसेस कभी आए भी हैं तो वो इसलिए होता है कि मे बी डॉक्टर नहीं है या फिर ओटी प्रॉपर्ली स्टेरलाइज नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स इन्फेक्टिव है। वो चीज़ पर्सनली यहाँ पर हम ध्यान रखते हैं कि जो ओटी है, जो ऑपरेशन थिएटर वो कम्प्लीटली फ्यूमिगेट किया जाता है, यानी स्टेरलाइज किया जाता है। सारे जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो ऑटोक्लेव किए जाते हैं ताकि बिल्कुल इन्फेक्शन ना हो। और ओटी ड्रेस में अंदर जाती है ओटी टीम ताकि आप कम्प्लीटली सेफ रहें, तो इन्फेक्शन वगैरह बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं होता। प्लस पोस्ट आपको हम एंटीबायोटिक कवर भी देते हैं ओरल खाने के लिए, जिससे अगर ज़रा सी प्रॉबिलिटी रहती है वो भी आपकी ख़त्म हो जाती है। जो डर था आपने ख़त्म कर ही दिया। डेफिनेटली आई विल गो अहेड विद दिस। So ma'am, thank you so much for the great information that you have provided and educating the viewers. अगर जो भी बीपी शुगर या किसी भी चीज़ की आप दवाई ले रहे हैं तो ट्रांसप्लांटेशन के अंदर आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये चीज़ अभी पता चली है, शायद पता नहीं। कैसा फील कर रहे हैं? मच बेटर। ओके, अब आप अपनी हेयर लाइन एक बार देखिए मिरर में एंड आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है? आपको कोई चेंजेस चाहिए इसमें? तो मैम टेक्निकल टीम से मेरी बात हुई थी, उन्होंने लाइक दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब, तो मुझे इसमें कुछ कमी लग नहीं रही है। हाँ, मेरे हिसाब से भी बिल्कुल ठीक है, कम्प्लीटली प्रोपोर्शनेट है फ्रॉम बोथ द साइड्स और आपकी डेंसिटी बहुत अच्छी आएगी। बिल्कुल मैम, बस वही रिजल्ट चाहिए। यस, विल स्टार्ट सून, सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ठीक है, श्योर। तो गाइस हेयरलाइन ड्रॉ हो चुकी है और अब ट्रिमिंग के बाद प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है और सीरियसली बहुत नर्वस था आने से पहले और अभी जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है और मैम ने भी ऑल द बेस्ट बोल दिया है, जो डॉक्टर है यहाँ की मेन, उन्होंने चेक किया और द सेट टेक्निकल टीम ने जो काम किया है सीरियसली दैट्स रियली ग्रेट। एक बार में उन्होंने परफेक्ट हेयरलाइन ड्रॉ कर दी, जो कि इतना आसान नहीं होता है। और अब चलते हैं बिल्कुल ट्रांसप्लांट के लिए। हेयरलाइन अब प्रॉपर दिख रही है जो ड्रॉ की गई है और अभी होने वाला है ट्रिमिंग जस्ट डन एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द हेड वॉश। उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट होगा और बाकी सारी चीज़ें होंगी, तो आपको दिखाते रहेंगे हर एक चीज़, हर एक स्टेप के बारे में कि पूरा प्रोसेस ट्रांसप्लांटेशन का और यहाँ पे स्किन विन पे किस तरह हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, आप लाइव देख सकते हैं। तो चलिए। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई था तो ऑपरेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैम ने भी कुछ टैबलेट दिए, तो ऑब्वियसली थोड़ी देर वेट करना होगा एंड दे विल प्रोसीड फर्दर। स्किन विन जो भी टीम यहाँ पे टेक्निकल टीम है, डॉक्टर्स की टीम है, तो वहाँ पे हर चीज़ को एक मेजरमेंट लिया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है कि अगर कहीं पे भी कोई ऐसा पैरामीटर है जो कि थोड़ा अप डाउन है, तो एक जो रिक्वायर्ड पैरामीटर होता है वहाँ तक उसको पहुँचाने के लिए उसका वेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप आए और आपका काम हो गया। अगर आप उसके लिए रेडी नहीं है तो दे विल नॉट गो अहेड विद द सर्जरी और ट्रांसप्लांटेशन। तो अभी मेरा बीपी थोड़ा हाई था, तो मैम 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, सभी टीम मेरे लिए 1 घंटे से वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा टैबलेट ली जाए और बीपी को नॉर्मल किया जाए, देन वो कह रहे हैं कि तभी आगे जा सकते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है और दिखता है कि कितना एक जेन्युइन चीज़ है और कितना ट्रस्ट बिल्ड होता है। जो भी प्रॉब्लम्स हमारी थी, जैसे कि बीपी की या जो भी अदर प्रॉब्लम थी, तो प्रॉपर मेडिकेशन लिया और कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके लिए मेडिकेशन चल रहा था 1 वीक से,
हम चाहते तो मतलब मैं यहाँ पे आया था और मुझे इन्होंने प्रॉपर मेडिकेशन के लिए कहा कि वेट करना होगा 7 डेज़ के लिए, क्योंकि कुछ पैरामीटर्स थे जो कि ओके नहीं थे, तो दे सेड टू वेट फॉर अ वीक। बट स्टिल हमने कुछ रिपोर्ट्स कराई, ब्लड टेस्ट करवाए, तब भी वो चीज़ प्रॉपर नहीं आ पाई। देन स्टिल अगेन 1 वीक और वेट करना पड़ा। तो आखिर 2 वीक की वेट के बाद फाइनली वी आर हियर। सारे पैरामीटर्स ओके होने के बाद उस चीज़ को हमने ये देखा कि अब हम जा सकते हैं आगे। डॉक्टर्स ने मुझे एक गो हेड दिया, उसके बाद ही मैं यहाँ पे हूँ और सारा प्रोसीजर आप देख ही रहे हैं। ब्लड टेस्ट, एनेस्थीसिया टेस्ट, ये जो गोले यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये एनेस्थीसिया टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट किया जाता है कि अगर आपको इससे कुछ एलर्जी तो नहीं है, तो ये एक प्री ट्रांसप्लांटेशन टेस्ट होता है। तो कि आप आएंगे तो आपके साथ भी होगा, ताकि क्योंकि हर इंसान की बॉडी जो होती है, बॉडी पे कुछ ड्रग्स होते हैं जो एलर्जिक होते हैं, तो वो चेक कर लिया जाता है इन एडवांस, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। ऑन द स्पॉट ऐसा नहीं है कि आपके पास आए और वो चीज़ हो गई। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा फील होता है यार सीरियसली आई एम इन सेफ हैंड्स और कुछ गलत नहीं होने वाला है। नेगेटिविटी माइंड से जो थी ना वो बिल्कुल हट चुकी है। तो एक पॉजिटिव वाइब है अंदर, थोड़ा सा नर्वसनेस थी वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। तो देखते हैं, बाकी अभी तक का सफ़र जो रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट रहा है। एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है स्किन विन के साथ। आपसे ये जानना चाहेंगे, हेयर ट्रांसप्लांट की जो पूरी जर्नी होती है, ये पूरा सफ़र होता है, कितना मुश्किल कितना आसान होता है। जैसा कि हम सब देख पा रहे थे, काशिफ भाई यानी कैफ़े भाई अभी ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हैं और अभी वो थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। बहरहाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा पूरा प्रोसेस कैसे कुछ होता है, इस पूरे सफ़र को अपने शब्दों में एलिब्रेट करें। सो दिस प्रोसीजर स्टार्ट्स विद गिविंग एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं हम स्कैल्प पे, ताकि प्रोसीजर बिल्कुल कंफर्टेबल और पेनलेस रहता है। इसके बाद हेयर रूट्स को, जो डोनर एरिया है जो इस तरफ होता है, वहाँ से निकाला जाता है, जिसे हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के बाद उन रूट्स को हम प्रिजर्व करते हैं एंड नेक्स्ट स्टेप जो होता है इसका ट्रांसप्लांटेशन का होता है, यानी इम्प्लांटेशन का, जिसमें जो भी जहाँ पे भी उनको हेयर फॉलिकल्स चाहिए वहाँ पे हम छोटा सा एक तरीके से गैप क्रिएट करते हैं एंड उसके बाद उसमें हम हेयर फॉलिकल को इम्प्लांट करते हैं। तो दिस इज़ द प्रोसीजर इन नटशेल। क्लाइंट बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है। बीच में अगर उनको वॉशरूम यूज़ करना है या फिर उनको हम लंच भी करवाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि क्लाइंट बेहोश होता है, वो कम्प्लीटली अवेक रहते हैं। कोई भी डिस्कम्फर्ट वो बता सकते हैं एंड इट्स अ वेरी कंफर्टेबल प्रोसीजर। मॉर्निंग में क्लाइंट आते हैं, इवनिंग तक दे आर कम्प्लीटली फ्री और वो घर जा सकते हैं। उसके बाद व्हाट वी सजेस्ट इज 7 डेज़ का थोड़ा सा रेस्ट पीरियड। बेड रेस्ट बिल्कुल नहीं होता है, वो काम पे भी जा सकते हैं, बट कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे लेटने की, सोने की पोजीशन हम बताते हैं ताकि राफ डैमेज ना हो, और थोड़ा सा धूल मिट्टी पसीने से बचना होता है ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए। अराउंड 5 to 7 डेज़ की एंटीबायोटिक्स चलती हैं। देन 3rd to 4th डे हम उन्हें बुलाते हैं अपनी क्लिनिक में वापस, जिसमें उनका बैंडेज रिमूव किया जाता है। इस एरिया में बैंडेज लगती है जहाँ से हमने हेयर निकाले हैं, वो रिमूव कर दिया जाता है आफ्टर 4 days एंड आफ्टर 3 to 4 days ऑफ बैंडेज रिमूवल व्हाट वी डू इज़ हेड वॉश करते हैं उनका पूरा। हेड वॉश करने के बाद क्लाइंट अपने आप, जैसे हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद घर पे हेड वॉश करते हैं। उससे पहले हेड वॉश परमिटेड नहीं होता। 7 डेज़ के बाद क्लाइंट अपने हिसाब से अपनी पोजीशन पे सो सकते हैं एंड ही कैन स्टार्ट माइल्ड वॉकिंग, माइल्ड एक्सरसाइज, बट नॉट हैवी एक्सरसाइज। बस डाइट का इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशियस और ईजिली डाइजेस्टेबल डाइट इनको लेनी है ट्रांसप्लांट के बाद। देन व्हाट वी डू इज़ आफ्टर 45 डेज़ के बाद हम इनका PRP ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, और 3 PRP डेफिनेटली हम देते हैं, और अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तो ज़्यादा दे सकते हैं। जो हेयर ग्रोथ है फर्स्ट 3 मंथ्स में थोड़ी सी स्लो रहती है, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में फॉलिकल्स को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 3 मंथ से 6 मंथ्स का जो पीरियड है वो एक्टिव ग्रोथ पीरियड होता है। 6 मंथ में अप्रॉक्सीमेटली हाफ ग्रोथ आ जाती है एंड 1 year इज़ अ कम्प्लीट ग्रोथ। इस बीच में 3 से 4 PRP कर सकते हैं एंड वी गिव टैबलेट्स टू इन्हांस योर न्यूट्रिशन, जैसे बायोटिन के सप्लीमेंट्स खाने के लिए, और लगाने के लिए आयनॉक्सिजन या फिर उसे सिमिलर इंग्रेडिएंट्स दिए जाते हैं जो आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करते हैं। दैट्स इट। आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं हफ्ते से 10 दिन बाद एंड एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। जस्ट आप अपनी डाइट का ध्यान रखना है एंड आपको टाइमली विजिट करना है। जो नॉर्मल लॉस है
जिसमें आपके फॉलिकल्स डैमेज नहीं हुए, हम उसमें PRP या फिर ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट थेरेपी कर सकते हैं। दैट वर्क्स वेरी वेल। साथ में सप्लीमेंट्स एंड लगाने के लिए नॉर्मली हेयर ग्रोथ लोशंस वर्क वेल। तो जो PRP थेरेपी होती है स्पेशली उन केसेस में इफ़ेक्टिव होती है जहाँ पे हेयर थिनिंग हो गई है, हेयर इनका फॉल कर रहा है पर अभी हेयर रूट्स एक्टिव हैं, दे आर नॉट डेड। उस केस में PRP उन रूट्स को एक्टिवेट करता है। तो PRP बेसिकली इज कॉल्ड प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आपके जो ब्लड में 3 टाइप के सेल्स होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को हम आइसोलेट कर लेते हैं आपके ब्लड से और उसका एक प्लाज्मा और सीरम बनाया जाता है एंड वी इंजेक्ट इट डायरेक्टली इनटू योर स्कैल्प विद हेल्प ऑफ इंसुलिन सिरिंज। तो ये आपकी रूट्स को रिजुवनेट करने का काम करता है और ये ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी दिया जाता है। सेकेंड ट्रीटमेंट जो होता है वो ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट थेरेपी यानी GFC थेरेपी होती है। ब्लड उसमें उसी तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है पर जो प्लाज्मा रेडी होता है उसमें आपके ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो कम्प्लीटली ये प्लाज्मा ए सेलर होता है। तो ये PRP से बेटर है क्योंकि ये PRP से जल्दी फास्ट एब्जॉर्ब होता है, बिल्कुल पेनलेस होता है और ये आपके बालों को बूस्ट करने के अलावा जो आपकी स्कैल्प है उसको भी रिजुवनेट करता है, न्यू हेयर प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ये दोनों ट्रीटमेंट्स अकॉर्डिंग टू कितना इफेक्ट हुआ है आपका स्कैल्प उस हिसाब से हम चूज़ करते हैं एंड अराउंड 3 to 6 ट्रीटमेंट्स आप ले सकते हैं। जनरली इसे once a month दिया जा सकता है और 6 वीक्स में भी ले सकते हैं। तो इनके अच्छे बहुत रिजल्ट्स हैं। अगर आपके फॉलिकल्स अभी भी अलाइव हैं तो माइल्ड हेयर लॉस में और हेयर थिनिंग, हेयर फॉल में बहुत अच्छे तरह से वर्क करता है। सो फाइनली कंडीशन सारी न्यूट्रलाइज हो चुकी हैं और अभी प्रोसेस स्टार्ट होने को है। ज़्यादा पेन तो नहीं है ना? पेन है? अभी आप एनेस्थीसिया लगा रहे हैं ना? पेन है? कंफर्ट हो? ठीक है, कंफर्टेबल। हल्का सा बस पिंचिंग पेन होगा आपको, 2-3 मिनट में कम्प्लीटली पेन फ्री। आपका ट्रांसप्लांट चल रहा और आपको बिल्कुल एक तरफ बिठा दिया जाए, बीच में लंच ब्रेक भी होता है। यहीं से इसके की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया है छोला कुलचा, बहुत अच्छा टेस्टी। ट्रांसप्लांटेशन डन और लुक देख सकते हैं कैसा आ रहा है। तो आई एम फुली सेटिस्फाइड विद दिस। देखिए ये कुछ मेडिसिन है जिसमें एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं और पेन को रिलीव करने की मेडिकेशन है। तो ये मैंने आपको समझा दिए इस तरीके से लेनी है। अराउंड 5 डेज तक ये चलेंगी। 3rd to 4th डे हम आपको बैंडेज रिमूवल के लिए बुलाएंगे। आपकी प्रिकॉशंस बस ये है कि जैसे स्लीपिंग पोजीशन मैंने आपको बताई है स्ट्रेट होनी चाहिए ताकि ग्रास को प्रेशर ना पड़े एंड न्यूट्रिशन अच्छे से लेना है आपको एंड मेडिसिन टाइम पे लेनी है and rest, everything is fine. You can carry out your daily activities but exercise and heavy workout avoid करें। Normal saline है, इसको आपको sprinkle करना है on the graft area every 2 to 3 hours ताकि आपकी graft dry ना हो। This is just for around 5 to 7 days. सो गाइस ये था ट्रांसप्लांट और मेडिकेशन हमने समझ लिया है, तो लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट एंड वीडियो भी बाकी है, तो मिलते हैं रिजल्ट के साथ। तो गाइज आज है हमारा ट्रांसप्लांट का 5वां दिन और आज आए हैं हम हेड वॉश के लिए। तो आपको दिखाते हैं हेड वॉश 5 दिन बाद क्या रहता है। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं बालों के अंदर थोड़ा सा ब्लैक डॉट दिख रहे होंगे, तो हेड वॉश के बाद देखते हैं कैसा लुक होने वाला है। तो आज 5वें दिन के बाद हेड वॉश होने वाला है और देखते हैं कैसा लुक आता है, उसके बाद धीरे धीरे आपको दिखाएंगे रिजल्ट्स। तो गाइज जैसा कि बताया था डे 5 को होने वाला है हेड वॉश हमारा, और चलते हैं हेड वॉश रूम के अंदर और करवाते हैं अपना हेड वॉश।
सो गाइस आज हो गए 20 डेज ट्रांसप्लांटेशन कराए हुए और आप देख सकते हैं एकदम सारे स्कैब्स वगैरह सब रिमूव हो चुके हैं। हेड वॉश का आपने पूरा प्रोसेस देख ही लिया है जो ट्रांसप्लांट के बाद हेड वॉश होता है। और 20 डेज के बाद काफ़ी यार एकदम नॉर्मल फील आ रहा है, कुछ भी ऐसा पेन या कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एक बहुत पेन फ्री एक्सपीरियंस रहा और कहीं से कहीं तक ऐसा लगा ही नहीं कि ट्रांसप्लांट हुआ है। तो सीरियसली इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद स्किन विन। सो गाइज आप भी चाहते हैं एक इसी तरह का एक्सपीरियंस लेना, एक परफेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आप आइए स्किन विन और आप स्क्रीन पे नंबर जो आ रहा है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसके अलावा आपका कोई भी मन में क्वेश्चन हो या कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं और आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।